तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, बस एक मिनट। हाँ जी, ऐड ऑन हो गए लोग। ऑल राइट सर, बढ़िया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिवर्स से। तो सर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स? तो भैया, यूनिवर्स का सिंपल सा मतलब होता है एवरीथिंग। आप जो भी इमेजिन करो, आप अपनी टेबल इमेजिन करो, अपनी चेयर इमेजिन करो, अर्थ इमेजिन करो, अर्थ के बाहर स्पेस इमेजिन करो, मून इमेजिन करो, सन इमेजिन करो। एवरीथिंग इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है सर? यूनिवर्स का। तो एवरीथिंग इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एक वर्ड होता है कॉस्मोस, उसका मतलब भी यूनिवर्स ही होता है। ठीक है, तो कहीं अगर लिखा मिले कॉस्मोस तो क्या समझेगी? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की स्टडी भी कुछ कहलाती होगी। तो यूनिवर्स की स्टडी कहलाती है आपका कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो कॉस्मो इज एन अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। और जो यूनिवर्स की स्टडी है सर, वो क्या कहलाती है? दैट इज नॉन एज कॉस्मोलॉजी। अब यूनिवर्स को अगर हमें समझना है, यूनिवर्स को पढ़ना है, तो एक बहुत जरूरी चीज आती है कि सर यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। हाउ द यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड। पहले क्या करते थे हम? पहले यूनिवर्स तक तो नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि हम उसी चीज के बारे में बात करते थे जो हमें दिखता था। हमें क्या दिखता था? अर्थ दिखती थी, अर्थ का एटमॉस्फेयर दिखता था। ठीक है, तो हमारी थिंकिंग वहीं तक लिमिटेड थी। तो पहले हम सोचते थे हम ये पता करें ये जो अर्थ है, इसका ओरिजिन कब हुआ, क्या ऐसा रीजन था कि ये अर्थ बनी। अर्थ के बनने का रीजन क्या था? तो पहले हम इतनी लिमिटेड बात करते थे, तो इसके लिए भी कई सारी थ्योरीज आई, लाइक एक नेबुलर हाइपोथेसिस आई। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुला का मतलब होता है क्लाउड। ठीक है, नेबुला का मतलब क्या होता है? क्लाउड। तो एक नेबुलर हाइपोथेसिस आई, जिससे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से अर्थ फॉर्म हुई है। कि क्लाउड था, क्लाउड चारों तरफ घूमते 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 सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई होते होते वो अर्थ बन गया। तो इस तरह की थ्योरीज हम पढ़ते चले गए। लेकिन फिर बाद में हमें रियलाइज हुआ कि सर, सिर्फ अकेले अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत लिमिटेड सोर्स पे रह जाएंगे। तो जरूरी है कि हम सिर्फ अर्थ के बारे में ना पढ़ के उसको थोड़ा सा ब्रॉड ले जाके यूनिवर्स को पढ़ें। क्योंकि एक बार हमने यूनिवर्स का ओरिजिन समझ लिया, एक बार हमने यूनिवर्स को समझ लिया, तो अर्थ तो उसका पार्ट है ना। अगर यूनिवर्स आपको क्लियर है तो अर्थ तो आराम से क्लियर हो जाएगा। यस और नो? अगर हमें यूनिवर्स की जानकारी अच्छी है तो अर्थ के बारे में तो हम आसानी से और अच्छे से समझ जाएंगे। तो जरूरत ये थी कि सिर्फ अर्थ को ना पढ़ा जाए, यूनिवर्स को पढ़ा जाए। ठीक है, यूनिवर्स के ओरिजिन को पढ़ा जाए। तो इसी के लिए यूनिवर्स के बारे में स्टडी जो लोग पढ़ने लगे वो कहलाने लगे कॉस्मोलॉजिस्ट, और यूनिवर्स की जो स्टडी थी वो कहलाने लगी कॉस्मोलॉजी। तो जब यूनिवर्स की स्टडी करने की बात हुई, तो यूनिवर्स की स्टडी करते 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 करते
हमने कई सारी थ्योरीज इवॉल्व करी, और उनमें से यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए जो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट थ्योरी मार्केट में आई वो थी आपका बिग बैंग थ्योरी। एडवर्ड हबल, स्टीफन हॉकिंग, ऐसे लोगों की कंट्रीब्यूशन से हमें एक थ्योरी मिलती है, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी का कहना सर इतना था कि यूनिवर्स फॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से रहा था। बिग बैंग थ्योरी ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा देखो भाई, पहले कुछ नहीं था, एक सिंगल सा एटम था। ये सिंगल सा एटम था, इसके बाद बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी। मास इसका छोटा है लेकिन एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा है। अब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लेकिन साइज उनका छोटा होता है, इसलिए वो लोग गुस्सा भी जल्दी करते हैं, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। तो जैसे जैसे आप धीरे बढ़ते जाओगे, आप में मेच्योरिटी आएगी तो डिसेंसी आएगी, फिर आप गुस्सा कब करोगे। बट जब मास कम होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आप बहुत ही अनस्टेबल फील करते हो, बहुत ही अनस्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो अनस्टेबल फील करने की वजह से, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होने की वजह से, एक दिन ये क्या हो गया, ये एक्सप्लोड हो गया, ये एटम एक्सप्लोड हो गया। और जब ये एक्सप्लोड हुआ तो इसमें से एनर्जी निकली। ये एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती गई, मास में कन्वर्ट होती गई, ठीक है। इसमें से एनर्जी निकली, गैसेस निकली, और ये एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती चली गई, मास में कन्वर्ट होती चली गई, ठीक है। और ये जो इसका एक्सप्लोजन था, ये अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। इसमें तो जो पार्टिकल्स निकले, दे आर स्टिल एक्सपेंडिंग। तो और यहाँ से फिर धीरे धीरे आपका जो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती गई, फिर आपके धीरे धीरे क्लाउड्स, गैसेस निकली, गैसेस से क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बने उनमें से प्लैनेट्स बने, आपका सैटेलाइट्स लाइक मून बने, उसमें से फिर आपका स्टार्स बने। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज की फॉर्मेशन होती चली गई, जस्ट बिकॉज द एक्सप्लोजन ऑफ अ सिंगल एटम। एक सिंगल एटम एक्सप्लोड होता है, उसमें से एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलते निकलते वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आपका बनाने लगती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सिंगल एटम था, एक्सप्लोड हुआ, तो इस तरह से ये आपका यूनिवर्स फॉर्म हुआ। और पहले साइज इतना था, फिर साइज इतना हुआ, फिर साइज इतना हुआ। तो ये जो एक्सपेंशन है ये क्या कहीं रुका है, नहीं, ये एक्सपेंशन अभी भी कंटिन्यूड है, और द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। तो बिग बैंग थ्योरी के दो बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं, ये कि पूरा यूनिवर्स एक सिंगल एटम से बना है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स एक सिंगल एटम से बना है, और ये यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में अगर कुछ भी पढ़ना है तो यू हैव टू जस्ट स्टडी दीज 2 पॉइंट्स, क्या कि ये यूनिवर्स किससे बना है, एक सिंगल एटम से बना है, और ये आज भी एक्सपेंड कर रहा है। और ये थ्योरी कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी, रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? आज फर्स्ट क्लास किस किस का, मतलब जिन्होंने रिसेंट में ज्वाइन किया, आज या कल या एक हफ्ते में, अभी जिन्होंने लबास्ता बैच ज्वाइन किया, तो कौन कौन है कोई आज? ऑलराइट, गामी ओरी जी हैं। गामी ओरी जी तो हमारे साथ हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर में भी थे। ऑलराइट सर, so that is how the origin of universe begin. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये सर जो एक्सप्लोजन हुआ, ये जो आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ये कब हुआ सर, मतलब 2 दिन पहले हुआ, या सर 2 साल पहले हुआ, या 200 साल पहले हुआ? तो सर ये आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब हम वो टाइम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये सारा जो काम चल रहा है वो कितना पुराना है, 13.8 बिलियन ईयर्स। तो ये अर्थ की एज भी कही जाती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है, इसमें आपका यूनिवर्स बना,
और उससे अर्थ बनी, तो कितनी साल पहले बनी? सॉरी, यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स आपका कितने साल पहले बना? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टार्स बने, स्टार्स को मिला दो तो गैलेक्सीज बनी, तो करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज बन गई, और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स। ठीक है। तो आप इमेजिन करो ये नंबर कहाँ तक जाएगा। 100 बिलियन गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स। यूनिवर्स कब बना? अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। तो यूनिवर्स की जो एज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। कितनी है सर? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो जब बिग बैंग थ्योरी हो रही थी, तो इस टाइम में जब एक्सप्लोजन हुआ, तो जो एटम्स, मेजॉरिटी ऑफ जो एटम्स आपके बने वो कौन से थे? हाइड्रोजन और हीलियम के। ठीक है। ये देखो पीसीएस में इस तरह की छोटी छोटी डिटेल भी पूछ ली जाती है। ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपल सी बात है कि यूनिवर्स बना, एक्सपैंड होता चला गया। लेकिन जब ये एक्सपैंड हो रहा था, तो इसमें जो गैसेस निकल रही थी, तो मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस कौन सी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है। कौन सी गैसेस थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर बाद में ये गैसेस कंबाइन होती गई ग्रेविटी की वजह से, वो कंबाइन होती होती ये क्या बना लिया? इन्होंने स्टार्स मिला लिया, और कई सारे स्टार्स मिलकर उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने सर गैलेक्सी बना लिया। ठीक है। और यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस टिल देन। अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी। हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया, मेजॉरिटी ऑफ जो, जब यूनिवर्स बना तो जो गैसेस निकली उसमें मेजॉरिटी ऑफ गैस कौन सी थी सर? मेजॉरिटी ऑफ द गैस आपकी कौन सी थी? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कौन सी थी? बताइए सर कमेंट करके। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। आपका स्टार कैसे फॉर्म हुए? अच्छा, जो यूनिवर्स टॉपिक है, ये पीसीएस में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। पीसीएस में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट है, और उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के रेलिवेंट है। जैसे अगर स्टार फॉर्मेशन की बात करें तो 1 वीक सिर्फ इसमें क्लास जा सकती है, एक एक इसकी स्टेज समझने में। लेकिन हम बिल्कुल काम की बात करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार फॉर्मेशन में भी जैसे क्या होता है, पहले क्या होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल इन्फेंट होता है, छोटा सा होता है। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, एक मैच्योर पर्सन बनता है, एक मैच्योर इंसान बनता है। फिर वो धीरे 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 बूढ़ा होता जाता है। ठीक है। और देन ही डाई। तो एक प्रोसेस होती है, पहले उसका जन्म होगा, फिर उसके बाद वो डाई करेगा। तो हर किसी की एक प्रोसेस होती है। इसी तरह से स्टार्स की भी एक प्रोसेस है। एक दिन वो बिल्कुल छोटे से होंगे, नेबुला। फिर धीरे धीरे वो बड़े होंगे, बड़े होते होते वो बूढ़े होंगे, और फिर वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इन्हीं स्टेजेस के बारे में हमें स्टार की स्टडी करना है। अब जैसा कि हमने बताया, सब कुछ बना किससे? गैसेस से। तो स्टार भी किससे बने? गैसेस से। पहले कुछ गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब अराउंड अराउंड घूम रही थी। ठीक है। तो इनको हमने क्या कहा? हमने कहा नेबुला। ठीक है। ये गैसेस के क्लाउड को क्या कहते हैं हम? नेबुला। फिर गैसेस का क्लाउड धीरे धीरे क्लब होने लगा। ठीक है। धीरे धीरे वो क्लब होने लगा, वो बना प्रोटो स्टार। फिर प्रोटो स्टार बनने के बाद अगली जो स्टेज में वो जब धीरे धीरे क्लब होने लगा,
फिर उसके अंदर अभी क्या है, बत्ती नहीं जली। क्यों? स्टार की बात क्या खास बात क्या होती है, स्टार आपके ग्लो करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। लेकिन लाइट कैसे एमिट करते हैं? जब उनके अंदर का जो फ्यूल है हाइड्रोजन हीलियम वो बर्न करता है, ठीक है। जब उनके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन होती है तब वो बर्न होते हैं, गैसेस गैसेस बर्न होती है तो उससे लाइट ग्लो होती है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में जो फ्यूल है, जो अभी फ्यूजन रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो प्रोटो स्टार तक अभी बत्ती नहीं जली है। फिर अगली स्टेज आएगी मेन सीक्वेंस, जहां पर आपकी बत्ती जलेगी। अब यहां से दो कहानी हो सकती है। अगर इसमें नंबर ऑफ गैसेस ज्यादा है तो हो सकता है वो बहुत हाई मास का स्टार बनाए, या हो सकता है लो मास का स्टार बनाए, ठीक है। चीजें सब सेम होंगी, बस मास बढ़ने से क्या है, थोड़ा सा फॉर्म बदल जाती है। जैसे लो मास था तो फिर यहाँ बनेगा रेड जाइंट, हाई मास पे बनेगा रेड सुपर जाइंट। लो मास पे जब ये गैसेस खत्म होने लगेंगे तो बनेगा वो प्लैनेटरी नेबुला, और हाई मास पे बनेगा सुपर नोवा। अगर लो मास है तो जब वो डाई करेगा तो वो बनाएगा व्हाइट ड्वार्फ, और हाई मास है तो उसमें डिपेंड करता है, अगर हाई है तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, बहुत ज्यादा हाई मास है तो ब्लैक होल। तो जैसा कि हमने पढ़ा स्टार के डाई होने पे ब्लैक होल बनता है। तो सारे स्टार्स ब्लैक होल बनाए ये जरूरी नहीं है, जिनका बहुत ज्यादा हाई मास होता है, ठीक है, वो बनाएंगे ब्लैक होल। सारे स्टार्स ब्लैक होल नहीं बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेस से। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं स्टार के फॉर्मेशन की, ठीक है। नेबुला जहां से वो स्टार होता है, और व्हाइट ड्वार्फ या फिर न्यूट्रॉन स्टार जहां पे वो एंड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में कई सारी जो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं उनको ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज नेबुला, सेकंड इज प्रोटोस्टार, नेक्स्ट इज स्टोरी स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, रेड जाइंट, प्लैनेटरी नेबुला, व्हाइट ड्वार्फ। अब देखो हम सारी स्टेजेस पढ़ने के लिए नहीं काम करेंगे, ठीक है, सारी स्टेजेस नहीं पढ़ेंगे। हम बस काम काम की बात इसमें से उठा के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिर थ्योरेटिकल हो जाएगा। फिर लगेगा नहीं कि ये जीके का क्लास है, लगेगा एस्ट्रोनॉमी का क्लास है। बट फिर भी एट माई एंड आई विल ट्राई टू कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिखा के घर भेजा जाए। मतलब घर में तो हो ही आप। हाँ, ऐसा तो कोई नहीं है जो लाइब्रेरी आके पढ़ रहा है। ठीक है सर। Then is it is your nebula, protostar, Tauri star, main sequence star, red giant, planetary nebula, and your white dwarf. Is that clear or not? These are the stages of your star formation. तो नेबुला तो वो जब बिल्कुल बच्चा होता है, गैसेस का क्लाउड होता है, उसमें भी मोस्टली क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम कुछ डस्ट होगी, ठीक है। तो ये बर्थ प्लेस होती है स्टार की, जस्ट अभी उसने क्या लिया है, जन्म लिया है। स्टार मैच्योर कब होगा, जब उसमें फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है सर। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। तो नेबुला के बाद वो धीरे धीरे कंबाइन होगा, कंबाइन होके जो वो एक स्टेज बनाएगा दैट इज नोन एज प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में अब देखो थोड़ी सी फॉर्मेशन आपको दिखेगी, मतलब अब एक शेप आने लगेगी। जैसे अब आप देखो नेबुला, नेबुला में आपको शेप नहीं दिखेगी। अगर आप इधर नेबुला को देखो, नेबुला इज ए शेपलेस, बस गैसेस एम ही घूम रही हैं। अब इन गैसेस को जो क्लब करा जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे गैसेस क्लब होंगे, इसका एक सेंटर बनेगा, इस तरह से गैसेस इसके अराउंड घूमेंगी, तो एक पूरा डिस्क शेप जो बनेगा, यानी पूरा जो स्पेस ये शेप बनेगा, तो वो कहाँ बनेगा, प्रोटो स्टार में बनेगा। तो प्रोटो स्टार की शेप तो स्टार जैसी हो जाएगी, लेकिन अभी जो इसका कोर है, जो इसका सेंटर है जहां पर रिएक्शन होनी, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो प्रोटो स्टार में भी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्यूजन रिएक्शन क्या प्रोटो स्टार स्टेज में होगी? नहीं होगी। वो कब होगी? जब वो अगली स्टेज में आएगा, ठीक है सर, जब वो अगली स्टेज में आएगा। तो अभी की ये जो स्टेज है दैट इज नोन एज प्रोटो स्टार। अब हम बात कर लेते हैं सर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो आपने देखा होगा, अगर कोई मान लो कोई दुबला पतला पर्सन है, ठीक है,
कोई दुबला पतला पर्सन है, वो क्या सोचता है कि मेरे जैसे यार एक दो पर्सन और मिल जाए तो मैं एक प्रॉपर एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो बन जाऊं। ठीक है, उसकी कोशिश रहती कि दो दुबले पर्सन मेरे जैसे मिल जाए तो हम क्या बन जाएंगे, हेल्दी पर्सन बन जाएंगे। और मान लो कोई बहुत मोटा सा पर्सन है, बहुत मोटा सा कोई पर्सन है, वो सोचेगा कि मेरे में से दो हेल्दी पर्सन अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्रेक हो जाऊं, अगर कोई मेरे को काट दे इन द सेंस मेरे फैट को ब्रेक कर दे, तो मेरे अंदर से दो हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। यानी पतला हो या पर्सन मोटा हो, दोनों को किस कैटेगरी में जाना है, हेल्दी कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेबल कैटेगरी है। अगर दुबला पतला पर्सन होता है तो वो वीक फील करेगा, और मोटा होता है तो वो लेजी फील करेगा। तो वो बिल्कुल फिट कब फील करेगा, जब वो स्टेबल होगा, और वो स्टेबल कब होगा, जब वो हेल्दी कंडीशन पे होगा। ठीक है, तो हर कोई स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। तो जैसे इंसान स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, इन द सेम मैनर आपके स्टार्स भी स्टेबिलिटी अचीव, एटम्स भी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। तो जैसे कुछ एटॉमिक नंबर्स हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इनका एटॉमिक नंबर कम होता है। कुछ होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, लाइक यूरेनियम 235, बहुत हाई एटॉमिक नंबर है इनका। ठीक है, तो जो एक स्टेबल एटॉमिक नंबर माना जाता है, जो स्टेबल एनर्जी वाला माना जाता है, वो माना जाता है आयरन। सॉरी, 26 नहीं, 56, 56। एटॉमिक नंबर 56 आयरन का, ये क्या माना जाता है, स्टेबल। तो ये भी इधर आने की कोशिश करेगा, ये भी इधर आने की कोशिश करेगा। तो इसके पास तो एटॉमिक नंबर कम है, तो ये क्या कोशिश करेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाए मेरा। ठीक है, इसके पास एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये क्या कोशिश करेगा, मेरा एटॉमिक नंबर कम हो जाए। तो जब एटॉमिक नंबर आपके पास ज्यादा है, इन दैट केस, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलाओगे। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलाओगे, हीलियम हीलियम मिलाओगे, हाइड्रोजन हीलियम, मतलब इस तरह से छोटे छोटे एटॉमिक नंबर अपने आप को क्लब करने की जो कोशिश करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे। बट अगर इसको इधर जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, इनके जो जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एक है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये अपने न्यूक्लियस को ऐड करेंगे, और जो यूरेनियम है वो अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो एक जगह आपका एडिशन हो रहा है, एक जगह आपका ब्रेक हो रहा है, इसी ब्रेक को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इसी ब्रेक करने को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, यानी वो अपने न्यूक्लियस को तोड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि छोटा एटॉमिक नंबर बन पाए, क्योंकि 235 इज अ वेरी हाई एटॉमिक नंबर। तो जब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो या तो आप ऐड करोगे या डिसइंटीग्रेट करोगे। और जब आप न्यूक्लियस को ऐड करते हो तो रिएक्शन जो बनती है, उस रिएक्शन को सर हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूज मतलब ऐड करना। ठीक है, फ्यूज मतलब ऐड करना। और जब आप उसे ब्रेक करते हो तो दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब ब्रेक करना, क्रैक करना। ठीक है, तो दो रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। एनर्जी दोनों ही निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी आपको दोनों में ही निकलेगी, फ्यूजन में भी और फिजन में भी। ठीक है, तो दो तरह के आपके रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो अभी हमारे पास गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन हीलियम। तो ये कौन सी रिएक्शन करेंगी, ऑब्वियसली ये जो रिएक्शंस करेंगी वो होगी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों करेंगी, क्योंकि इन्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए, और इस चक्कर में जब ये रिएक्शन करेंगी तो क्या करेंगी, एनर्जी लिबरेट करेंगी। ठीक है, लाइट एमिट करेंगी, और उसी लाइट को हमारा सन क्या कह देता है, सनलाइट। इज दैट क्लियर और नॉट, यहाँ तक सब ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, यहाँ तक सब ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आ रहा है। ऑलराइट सर।
ठीक है, तो दैट इज योर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। तो अभी तक जो हमने बात करी, प्रोटो स्टार था, प्रोटो स्टार से क्या बना आपका वो, हाँ, पहले नेबुला था, नेबुला से क्या बना, प्रोटो स्टार। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब इसका कोर हीट अप होने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन जब स्टार्ट होगी, ठीक है, जो हाइड्रोजन हीलियम है ये आपस में रिएक्शन क्या करेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगी, जो हाइड्रोजन है वो फ्यूज होके क्या बनाएंगे, हीलियम बनाने लगेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो फ्यूज होके क्या बनाने लगेंगे, हीलियम, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है। और इस स्टेज को कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है, इस स्टेज को कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। अगर हम सन, अपने सन की बात करें, सन भी तो एक स्टार है, यस और नो, सन भी तो एक स्टार है, तो उसकी भी कोई स्टेज चल रही होगी, नेबुला, प्रोटो स्टार, रेड जाइंट, सुपर जाइंट। तो जो स्टार है वो भी अभी इसी स्टेज में मेन सीक्वेंस स्टार है। ठीक है, वो स्मॉल मास वाला स्टार है। ठीक है, तो वो अभी किस स्टेज में है, तो अभी सन जो है हमारा वो अभी इस स्टेज में मेन सीक्वेंस में। ओ सर, इतना यंग है सन, हाँ जी, इतना यंग है हमारा सन। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज होती है, मेन सीक्वेंस स्टार्स। तो अभी जितने भी यूनिवर्स में स्टार हैं, अबाउट 90% स्टार्स, वो सब कौन से स्टार्स हैं सर, मेन सीक्वेंस स्टार्स हैं। क्योंकि अभी वहां पे फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये गैसेस हैं। ठीक है, ये गैसेस हैं, गैसेस को आपस में क्लब करने के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि कोर में जरूर कोई ग्रेविटी है जो इसको इधर खींच रही है, अदरवाइज ये गैसेस तो इधर उधर निकल जाती ना, ये गैसेस कभी क्लब ही नहीं होती। अगर गैसेस क्लब हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ इनर कोर में कुछ ना कुछ एक एनर्जी है जो इसे बाइंड करके रख रही है, इसे अपनी तरफ खींच के रख रही है, वो है इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो स्टार है इसका जो मास है वो कहाँ आ गया है, सेंटर में आ गया, मास सेंटर में आ गया, तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये जो आउटर की सारी गैसेस हैं उसको बांध के रखेगा और अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, बट दिस प्रेशर इज kept in balance by the inward push of gravity generated by a star's mass। ठीक है, तो जो स्टार का जो मास है उसकी ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी की वजह से आपका जो गैसेस है वो इसको बाइंड करके रखेगा। लेकिन कभी तो ऐसा होगा ना कि इसके जो कोर है, इसका जो कोर है उसका जो फ्यूल है वो बर्न आउट हो जाएगा, या सुनो, वो क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो जैसे फ्यूल बर्न आउट हो जाएगा तो स्टार क्या हो जाएगा, फिर इधर से गैसेस इधर इधर भागने लगेंगे। ठीक है, तो स्टार विल कोलैप्स। ठीक है, स्टार विल कोलैप्स जब ये गैसेस कंप्लीटली बर्न आउट हो जाएंगी, फ्यूजन खत्म हो जाएगा, फ्यूजन खत्म हो जाएगा, आपका ग्रेविटी चली आएगी, तो स्टार कोलैप्स कर जाएगा। तो जब फ्यूल खत्म होने के बाद जो स्टार बचेगा, कोलैप्स हुआ स्टार, उसको हम कहते हैं डीजेनरेट मैटर। ठीक है, वहां पर क्या बचेगा, बस सिर्फ डीजेनरेट मैटर बचेगा। तो प्रोटो स्टार हो गया, मेन सीक्वेंस स्टार हो गया। अब मेन सीक्वेंस के बाद, अब जब ये फ्यूजन रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, अभी मेन रिएक्शन हुई, मेन सीक्वेंस रिएक्शन हुई, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप जैसे एक, हाँ, ये कोर में सारा आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, कोर में आपका सारा हाइड्रोजन है, ये बर्न होता जा रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लब हो रहे हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, कोर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लब होके क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है। एक दिन तो आएगा ना सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब
इसको कुछ तो चाहिए। ये इधर जो हीलियम बना है, हीलियम को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, ये हीलियम को खींचेगा। तो अभी तो छोटे छोटे एटॉमिक नंबर थे, ये मिल रहे थे तो एनर्जी निकल रही थी। अब जब ये बड़ा एटॉमिक नंबर खींचेगा, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो और ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है, और ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो ये स्टार और ज्यादा इधर की तरफ एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, और ज्यादा एनर्जी तो और ज्यादा एक्सप्लोड करेगा, यानी कि स्टार का साइज बढ़ जाएगा। तो स्टार जहां पहले सिर्फ मेन सीक्वेंस शेप में था, अब वो क्या कहलाया जाएगा, रेड जाइंट, ठीक है। A red giant is formed when a star runs out of hydrogen at its core and it starts fusing hydrogen into helium just outside the core, releasing energy and expanding the star। तो अब हाइड्रोजन अब हीलियम के साथ रिएक्शन करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो वो और ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो वो क्या बनाएगा, रेड जाइंट। और अगर ज्यादा मास का स्टार है तो वो क्या बनाएगा, रेड सुपर जाइंट। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो हमने प्रोटो स्टार पढ़ा, प्रोटो स्टार के बाद हमने आपका रेड जाइंट पढ़ा और सुपर जाइंट पढ़ा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ या ना? देखो जो भी दिक्कत हो तो तुरंत के तुरंत डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात तो ये मैं बता दूं, ये जो सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं अभी हम यूनिवर्स में, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है, तो ये टेक्निकल समझने के लिए हमें भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। हाँ जी, कितना ही कर लो, 10-11 से ज्यादा बच्चे आते ही नहीं, ठीक है। खुद भी रिवीजन करना पड़ेगा, बिल्कुल। अभी जब आपने जो हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर का एग्जाम दिया होगा आप लोगों ने, यू मस्ट हैव रियलाइज कि बिना रिवीजन के तो भैया गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन करिए। और ये जितने भी मैं, देखो पीसीएस की जो क्लास है उसमें मैं एक बात बता दूं, जितने भी शब्द मैं बोलता हूँ ना सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये या तो कहीं ना कहीं आए हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं आने वाले हैं, ठीक है। जो भी मैं बोलूँ दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि बकवास मैं करता नहीं। तो ये सब अभी आपको जो क्विजेज अपलोडेड हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ो। जैसे यूनिवर्स आप पढ़ो तो यूनिवर्स की क्विज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाओ, जैसे आज जितना मैटर आप मैटर पढ़ लिया तो 10 क्वेश्चन आप लगा लो। तो डेली प्रैक्टिस भी आप करते रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो, उसके क्वेश्चंस आप मेरे से पूछते रहो। इवन 30 लेक्चर्स हो गए थे हमारे, ठीक है, ज्योग्राफी में, बट फिर भी मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि कहीं से भी एक 1% चांस ना रह जाए कि आपका ब्रेक हो कोर्स, ठीक है। क्लास बिल्कुल डेली होगा, ठीक है। कहीं भी 1% चांस ना रह जाए कि आपका कोर्स ब्रेक हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने जैसे पढ़ लिया, मान लो मैं रिवर्स सिस्टम स्टार्ट कर दूं, अब पीछे का तो आप भूल ही चुके हो सब, ठीक है, पीछे कुछ याद ही नहीं है। अब मैं पिछला कुछ बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ से रिलेट कर लेना इस टॉपिक को, तो वो आपको फील ही नहीं आ रहा है कुछ। तो इसीलिए एक उस कंटिन्यूटी को वापस से लाने के लिए मैंने फिर से जीरो फ्रेश स्टार्ट किया, ताकि कोई एनोमली ना रह जाए, 1% का भी चांस ऐसा ना रह जाए कि आप चीज़ों को स्किप कर दो। आपकी तरफ से भी कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि सर वो इतने दिनों बाद स्टार्ट हुआ तो मेरा पिछला पोर्शन भूल गया, ये वो, ठीक है। तो लेक्चर 1 से ही स्टार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ से आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ और अलर्ट हो जाओ, ठीक है। अभी हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर का पेपर आया, इट वाज एन आई ओपनिंग एग्जाम। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने क्लास में करे हुए थे, ठीक है, ज्यादातर। मैथ्स और इंग्लिश में तो पूरा ही था, जी के तक में अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे थे जिसमें कम फंसते हैं, बट स्टिल लोग स्कोर नहीं कर पाए। रीजन भी याद ही नहीं आ रही थी चीजें या भूल गए थे। तो वो क्यों हो रहा था? प्रैक्टिस की कमी और रिवीजन की कमी, ठीक है। तो ये आपको पीसीएस में नहीं करनी। पीसीएस भी आपका प्योरली फैक्चुअल पेपर आता है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन होगा सीधा सीधा उससे रिलेटेड फैक्ट होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये काम आपको पीसीएस के लिए तैयारी में करते चलना है। तो स्टेजेस स्टार की देखें तो नेबुला, देन प्रोटो स्टार, देन मेन सीक्वेंस स्टार, देन रेड जाइंट। रेड जाइंट आपका छोटे स्टार बनाएंगे, और रेड सुपर जाइंट कौन बनाएगा? ये बनाएंगे आपके बड़े स्टार्स। चलिए सर, तो ये हो गया आपका
कहाँ तक की कहानी? रेड जाइंट तक की कहानी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्टेज अगर आप देखोगे, अगर छोटे मास का स्टार है तो रेड जाइंट के बाद अगली स्टेज क्या बता रहा है? प्लैनेटरी नेबुला। ठीक है सर। 1 मिनट, आपको स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी। ये इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन पे कि नहीं दिख रही है? विजिबल है ना? ओके ओके। ऐसा कोई तो नहीं है जिसको बिल्कुल ब्लैंक दिख रही हो स्क्रीन? एनीवन जिसको बिल्कुल ब्लैंक दिख रही हो स्क्रीन? क्लियर है ना? ठीक है। पता नहीं मेरे ही फोन में मुझे ब्लैंक दिख रही है। बट अगर आप लोगों को दिख रहा है तो नो इश्यू, ठीक है। चलिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर? एक रेड जाइंट। तो ये रेड जाइंट, अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे देखो, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जब खत्म होने लगा तो उसने क्या करा, हीलियम मर्ज कर लिया। अब धीरे धीरे ये हीलियम भी तो खत्म होगा ना। ये फ्यूल से कंप्लीटली बर्न आउट होगा कि नहीं होगा? एक दिन तो आएगा ना सर, इसका फ्यूल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। वंस द स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, तो स्टार क्या करेगा? कोलैप्स करेगा। ठीक है, कोलैप्स करेगा और क्या बना देगा? डीजनरेट मैटर बना देगा। ठीक है। कोलैप्स करेगा तो पहले कोलैप्स करने से क्या हो रहा है, पहले इसके सेंटर में मास था, फ्यूजन हो रहा था, तो ग्रेविटी की वजह से जो गैसेस थी इधर एज से रुकी हुई थी। अब लेकिन ये फ्यूजन बंद हो गया, फ्यूजन बंद होने की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? वॉइड। वॉइड कह लो या फिर ये कह लो यहाँ की ग्रेविटी खत्म हो गई। ग्रेविटी खत्म हो गई और यहाँ पर जो इसकी आउटर में इसकी जो लेयर थी, जो इसको बांध के रखी थी, जो बाइंड करके रखी थी, वो क्या करेगी? इसको छोड़ जाएगी, वो यहाँ से इजेक्ट कर जाएगी। अब जैसे आप देख लो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसकी सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती है तो आउटसाइड के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे पहले छोड़ के इसे भाग जाएंगे। तो वही होगा, यहाँ सेंटर में फ्यूजन खत्म, यहाँ की जो आउटर की गैसेस होंगी वो क्या होंगी? इजेक्ट हो जाएंगी और वो स्पेस में कहीं हो जाएंगी। ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है ये कहलाती है प्लैनेटरी नेबुला। तो ये स्टेज कहलाती है प्लैनेटरी नेबुला। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये तो कंडीशन हो गई प्लैनेटरी नेबुला, जब आपका आउटर लेयर जो होती है बिल्कुल खो जाती है और जो स्टार चेंज कर रहा होता है रेड जाइंट से व्हाइट डॉर्फ की तरफ। ठीक है। अब जब फ्यूल खत्म हो गया तो रेड जाइंट से स्टार किधर जा रहा है? डाइंग स्टेज यानी व्हाइट डॉर्फ की तरफ। तो बीच में आपका जो आउटर लेयर ऑफ गैस बनती है वो क्या कहलाती है? आपका जो भाग गई वो कहलाती है प्लैनेटरी नेबुला। नेबुला वही गैसेस का क्लाउड ही होता है। ठीक है। तो जो आउटर लेयर जो भाग भाग जा रही है, जो खो गई है, वो कहलाती है प्लैनेटरी नेबुला। अब जब आप रेड जाइंट से व्हाइट ड्वार्फ की तरफ जा रहे थे तो एक रिएक्शन और होती है, एक फेनोमेना और होता है जिसे हम कहते हैं नोवा। नोवा क्या होता है? जैसे अब ये फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है, फ्यूल खत्म हो गया, ये बिल्कुल एक व्हाइट ड्वार्फ की तरह ये स्टार बन गया। ठीक है, आउटर लेयर इसकी गैसेस की भाग गई।
अब ये क्या बन गया, एक व्हाइट ड्वार्फ बन गया। तो कई बार क्या होता है, जैसे इसका फ्यूल खत्म हो गया, ये बूढ़ा हो गया, अब लेकिन इसे बगल में च्यवनप्राश दिख गया। च्यवनप्राश बोले तो इसे बगल में अपने आसपास में कोई स्टार दिख गया जिसके पास फ्यूल है। तो ये क्या करेगा, बेटा इधर आओ, हम तुमसे बुजुर्ग हैं, हमें अपना फ्यूल दे दो। ये क्या करेगा, इसका फ्यूल देगा। मतलब ये जो खुद बूढ़े हो गए हैं, ये क्या कहेंगे, हमें च्यवनप्राश खिलाओ। अब ये खुद च्यवनप्राश खाएंगे। अब लेकिन चूंकि इनकी उम्र हो चुकी है, क्या वो च्यवनप्राश ये हजम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर कोई व्हाइट ड्वार्फ है, उसके पास कोई और स्टार हो गया, तो वो क्या करेंगे, उसका मटेरियल हाइड्रोजन वहां से पुल्ड करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द कंपेनियन स्टार सरफेस ऑन टू द व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, ये देखो, ये अंकल जी कह रहे हैं लाओ लाओ अपना सारा हाइड्रोजन हमें दो। तो अचानक से इसे हाइड्रोजन मिलेगा, फिर से फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एकदम से फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और उससे क्या होगा, एक सडन सी ब्राइटनिंग होगी। उसके उससे क्या होगा, सडन सी ब्राइटनिंग होगी। उसी सडन ब्राइटनिंग को क्या कहते हैं हम, नोवा। ठीक है, एकदम से जो अंकल जी थे, एक जो हमारे ओल्ड अंकल थे, जो ओल्ड स्टार थे, एकदम से उन्हें च्यवनप्राश मिला, एकदम से उनमें जोश आ गया, सडन सी ब्राइटनिंग हुई, वो क्या कहलाएगा, स्टेज, वो कहलाएगा नोवा। अब लेकिन इनकी उम्र तो हो ही चुकी है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, अचानक से एक्सप्लोसिव डेथ हो जाएगी स्टार की। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने सडन ब्राइटनिंग हुई, जस्ट आफ्टर सडन ब्राइटनिंग आपको एक एक्सप्लोसिव डेथ दिखेगी, और वो कहलाती है आपका सुपर नोवा। ठीक है, तो अचानक से इतनी लाइट प्रोड्यूस हो जाती है कि कुछ 100 मिलियन सन्स आपके एक टाइम में क्रिएट हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर सुपर नोवा। सुपरनोवा जब सडन रीइग्निशन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, और या फिर जो बड़ा स्टार है, ठीक है, या फिर जो बड़ा स्टार है, वो क्या करता है, उसका ग्रेविटेशन कोलैप्स होता है। ठीक है, या तो आपका एक तरीका ये हो सकता है कि एक स्टार बगल में मिल गया, च्यवनप्राश इन्हें बगल में मिल गया, और अचानक से एक्सप्लोड कर जाए, तो उसे भी सुपरनोवा कह सकते हैं। या फिर अगर कोई बड़ा स्टार था, ठीक है, जब वो डाई करता है, तो उसकी ग्रेविटेशनल कोलैप्स से भी कभी कभी एक्सप्लोसिव डेथ हो जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है, तो मतलब अचानक से जो एक्सप्लोसिव डेथ होती है, उसको कहा जाएगा आपका सुपरनोवा। तो नेबुला, रेड मेन सीक्वेंस, रेड जाइंट, प्लैनेटरी नेबुला, नोवा, सुपरनोवा, ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। Let me know if it is clear or not. All right sir. फिर जैसे ही ये आपका सुपरनोवा हुआ या प्लानिटरी नेबुला हुआ, ये वहां से अब किधर चले आएंगे, और डाइंग स्टेज। ठीक है, डाइंग स्टेज। तो अगर कम मास है, तो जो उसकी डाइंग स्टेज कहलाती है, वो कहलाती व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ कब कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ अभी भी मतलब लाइट तो एमिट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ, और लाइट एमिट करना क्या करेगा, बंद कर देगा। बड़ा मास है तो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, या फिर बहुत बड़ा मास है तो दैट विल क्रिएट अ ब्लैक। ठीक है, तो छोटे मास वाले व्हाइट ड्वार्फ बनाएंगे, बड़े मास वाले या तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे, या फिर क्या बनाएंगे, ब्लैक होल बनाएंगे। तो व्हाइट ड्वार्फ लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार लाइक द सन। जैसे हमारा सन है, जब वो डाई करेगा वो क्या बनेगा, वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ आर द रिमेन्स ऑफ नॉर्मल स्टार्स whose nuclear energy supplies have been used up. तो white dwarf consists of degenerate matter with a very high density due to its gravitational effects. और अगर उसका मास बहुत ज्यादा था, तो वो क्या बनेंगे, ब्लैक होल्स बनेंगे। ठीक है, वो क्या बनेंगे, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, एक इस तरह का होल हो जाता है, इसमें कोई भी चीज जाती है तो वापस नहीं आती। ठीक है, आप सोचो कि इस होल के इधर से निकल जाए, नहीं, ये एक बार गई इसी में समा जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो आपको लाइट्स दिख रही है ना, ये गैसेस हैं जो इस ब्लैक होल में एंटर करती जा रही है। इसकी ग्रेविटी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि जो भी गैस या कोई भी इवन लाइट भी अगर इसके पास जाएगी, तो वो स्किप ना करके इसी में एंटर कर जाएगी। अगर आप भी यहाँ खड़े होगे तो आपको भी ये खींच लेगा, किसी को नहीं छोड़ता है।
ग्रेविटी इसकी बहुत हाई होती है, तो दैट इज योर ब्लैक होल। तो ब्लैक होल कब बनता है? व्हेन ए स्टार डाई। स्टार डाई का होने पे क्या बनता है? या तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, या न्यूट्रॉन स्टार, या फिर ब्लैक होल। तीन कंडीशन है। अब लेकिन सर ये कब पता चलेगा कि व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ये ब्लैक होल बनेगा? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टार। ठीक है, तो मास ऑफ द स्टार इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, यानी एक कोई क्राइटेरिया तो सर होना चाहिए ना कि हाँ अगर मास इसका इतने से ज्यादा होता है, ठीक है, इस लिमिट से ज्यादा अगर मास होता है तो हाँ हम कह सकते हैं ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर मास इससे कम होता है तो हम कह सकते हैं इससे क्या आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर आपका क्या बनेगा या फिर आपका क्या बनेगा, हाँ ब्लैक होल। ठीक है, तो ये लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इन लिमिट्स को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। हाँ, इनको हमने एक कंपैरिजन कर रखा है। ठीक है, इनका एक कंपैरिजन हमने एक सन के मास के अकॉर्डिंग कर रखा है। ठीक है, अगर जैसे मतलब कोई भी स्टार है, ठीक है, जैसे कोई भी स्टार है, ठीक है, अगर उसका मास 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन है या उससे कम है, अगर 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन से कम अगर कोई मास है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बनेगा आपका व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ। और अगर 1.4 टाइम्स से ज़्यादा है तो वो या तो आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर क्या बनेगा सर? ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, तो ये जो 1.4 टाइम्स वाली जो लिमिट है, ठीक है, ये जो 1.4 टाइम्स वाली लिमिट है जो व्हाइट ड्वार्फ को लिमिट करती है कि इससे कम अगर मास हुआ तो वो व्हाइट ड्वार्फ, इससे ज़्यादा तो या तो ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो ये जो लिमिट है, इसी लिमिट को हम एक नाम देते हैं और वो कहलाता है सर चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, एपी पीसीएस में नहीं बट अदर स्टेट के पीसीएस में। ठीक है, बाकी स्टेट के पीसीएस में आया तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट, जो डिटरमाइन करती है कि मास कितना होना चाहिए सन का ताकि वो व्हाइट ड्वार्फ बने, या ब्लैक होल बने, या न्यूट्रॉन स्टार बने। ठीक है सर, तो दैट इज योर चंद्रशेखर लिमिट। बाद में एक फाइनल आपका एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन जस्ट लाइक कि कब वो प्रोटोस्टार बन रहा है। ठीक है, फिर जैसे एक बच्चा होता है इन द वॉम्ब ऑफ द मदर, तो वो प्रोटोस्टार है। फिर धीरे धीरे वो जब इन्फेंसी स्टेज में होता है तो वो मेन सीक्वेंस बनता है। जब वो मिडल एज में आता है तो रेड जाइंट बनता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। तो एक इंसान के साथ इसे कंपेयर करने की कोशिश की गई है। तो सर दैट वाज ऑल अबाउट द स्टार। फाइनली बाद में कुछ सन की स्टेजेस मतलब लेयर्स होती हैं, उनको एक बार आप चाहो तो देख लो। जैसे पूछेगा कुछ नहीं, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, अभी अब हेड कांस्टेबल में आया था, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज, तो आप देख सकते हो इट इज कोरोना। ठीक है, इनर मोस्ट कोर, कोर के बाहर जाओगे रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्टिव जोन है। ठीक है, फिर ये इधर आपका फोटोस्फीयर है, फिर क्रोमोस्फीयर है, फिर कोरोना। ठीक है, कई लोग फोटोस्फीयर लगाए हैं, जबकि वो तो थर्ड इनर लेयर है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कौन सी है? कोरोना। ऑलराइट सर, तो ये आज का पोर्शन था। लेट मी नो अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? आज हमने यूनिवर्स के ओरिजिन में बिग बैंग थ्योरी की बात करी और फॉर्मेशन ऑफ स्टार की बात करी। तो यहाँ तक सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? यस और नो? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। कहाँ चले गए क्या सब? पापू जी को क्लियर है? ओके सर, गामी ओरी को भी क्लियर है, डेविड भी क्लियर। ओके सर, गामी ओरी जी ने तो दोबारा से थम्स अप भी दिया। बाकी लोग बाम, मीना, मेजे, नायर, रिको, नेसी, लेगो, पापू जी ने तो बता दिया। ओके सर, बताइए आप लोग। बाम भी कह रहे हैं क्लियर है। नायर, रिको, ऐप में यही होता है। ऐप में मेरे पास एक ऑप्शन रहता है, मेरे को क्लियर रहता, मेरे पता रहता है कौन कौन क्लास में एक्टिव है। ठीक है,
तो मैं नेम कॉल आउट कर करके पूछता रहता हूँ, इसीलिए पीसीएस का क्लास तो मैं ऐप पे ही लेता हूँ। ओके, गामी जी ने रिकॉर्डेड में देखा था, कल कौन सा रिकॉर्डेड था? अच्छा, यही वाला लेक्चर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गामी जी कल आपसे ही बात हुई थी शायद मेरी ना। तो हाँ, इसका अब इसीलिए मैं अब शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप रिकॉर्डेड मत देखिए, अब लाइव ही अटेंड करिए, ठीक है? चलिए जी। मिनाम, मिनाम है क्या क्लास में? मिनाम बिल्कुल होगा डेविड। डेविड भैया, सब होगा, ठीक है? वही उसी सीक्वेंस में चलेगा जैसे पहले चल रहा था, उसी सीक्वेंस में चलेगा। पुरानी क्लासेस मैं हटा दूंगा ऐप से, जो नई क्लासेस हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है? तो जो हम सारा कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब करके आए फिर दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है जी? मिनाम नहीं है क्या क्लास में? मिनाम के अलावा बाकी सब ने कहा है। समझ में आ गया। ईर, ईर ने भी नहीं कहा, ईर भी लग रहा। ईर का लॉगिन तो है बट ईर एक्टिव नहीं लग रहा है, लग रहा सो गए क्या आप लोग? इसका भी अपने एक अलग आनंद है क्लास ओपन करके सो जाने का, ठीक है? चलिए सर, तो फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज तो पहली क्लास है। अच्छा, मीनाम जी हैं। अरे मीनाम जी बताइए, कैसे, समझ में आया कि नहीं आया? आप तो कुछ बोले नहीं। देखो, इंटरेक्ट करते रहो आप लोग क्लास में, है ना? उससे आपका भी, आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मेरे को क्या है, मेरे को अ, अच्छा लगता है जब ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? लगता है कि हाँ सर, मतलब कुछ हम पढ़ा रहे हैं जो आपके दिमाग में जा रहा है। बारिश, वाओ! तो अच्छी बात है, आप लोग बारिश फील कर रहे हो। दिल्ली में तो सिर्फ ह्यूमिडिटी फील हो रही है इस टाइम। ओके सर, ठीक है? तो देखो, रिवीजन वगैरह मेंटेन करते रहिए। वही पापू जी, ठीक है? तो अभी आप आराम से यही क्लास करो, रिकॉर्डेड में सब हटा दूंगा, दोबारा से अपलोड होंगी। ये जो क्लास अब हो रही है ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है जी? ऑल राइट सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास तो करीब 1 घंटे की रही है। आने वाले दिनों में क्लासेस का ड्यूरेशन में बढ़ा दूंगा, 1 आवर से 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है? ताकि हम जहाँ तक पहले थे उस पोर्शन तक जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करें, ठीक है सर? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।